देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दांवपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता। धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा। तो स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में हमारा विषय है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भूचाल मचा हुआ है और राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में अब पारा गरमाते जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मचे सियासी भूचाल के बीच आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक पारा गरमाते जा रहा है। बात वहाँ बिगड़ गई जब आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद बेखौफ होकर देश भर के हर न्यूज़ चैनल पर दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाकर सम्मानजनक सीटें नहीं दी, जिसके कारण समाजवादी के कारण गठबंधन नहीं बन पाया। आज़ाद का ये भी कहना है कि उन्हें मंत्री पद का लालच दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रलोभन को उन्होंने ठुकरा दिया। अब गौर इस बात पर भी कर लेते हैं कि अखिलेश और चंद्रशेखर की ये बात आखिर कब से चल रही थी, जिस पर चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि 6 महीने से ये बात चल रही थी, जिससे कोई रंजिश नहीं है, जबकि बाबा साहब के लोकतंत्र के साथ चलने का वो विश्वास जताते हैं। एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आखिर चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा, ये भी थोड़ा देखना दिलचस्प होगा। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति, गैर यादव ओबीसी की राजनीति, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इन्हीं मुद्दों को लेके पिछले 6 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास भी था कि एक बड़ा अलायंस बने, लेकिन अभी जो समाजवादी अलायंस बना है उसमें दलित वर्ग के लोगों को, उनकी ना तो कोई पार्टी है ना ही उनकी लीडरशिप उस गठबंधन में है। तो मेरी पिछले 6 महीने से भैया से बात चल रही थी और बात सकारात्मक थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ है, जिस प्रस्ताव के साथ मुझे बुलाया गया था उस प्रस्ताव से हटके ना के बराबर जो है प्रतिनिधि देने के नाम पे मैंने उनसे नाराजगी जाहिर की और मैंने उनको मना कर दिया कि भाई इस तरह से घर बुला के अपमान करना ये अच्छा नहीं है। पिछले 4.5 साल में, पौने 5 साल में उत्तर प्रदेश में और पिछले 7 साल में देश ने जो झेला, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह संविधान की हत्या हुई है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हुई है, जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी को बढ़ावा दिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, जिस तरह से देश कारपोरेट सेक्टर के हाथ में चला गया, चंद पूंजीपतियों के हाथ में, तो मैं समझता हूं मेरा ये प्रयास था उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और वंचित वर्ग का जो आंदोलन माननीय काशीराम साहब चलाते थे उसका एक सिपाही होने के नाते कि एक बड़ा अलायंस बने। इसको मैं लगातार प्रयास भी कर रहा था जिसमें सभी की भागीदारी है और इसके लिए मैंने हाथ भी बढ़ाया और भैया सब चीजें सहमति थी। अचानक से और मुझे लगता है संख्या वहां बढ़ गई है तो उनको लगा कि वो बिना दलितों के सरकार बना सकते हैं, तब उन्होंने ना के बराबर प्रस्ताव दिया। तो ऐसा नहीं कि हम चुनावी राजनीति में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो हम लड़ सकते हैं अपने दम पे, हम पहले भी लड़े हैं। मैं बस आपको याद दिला दूं, बुलंदशहर में एक उपचुनाव हम लड़े कि एक चुनाव बुलंदशहर का उपचुनाव आजाद समाज पार्टी लड़ी, जिसमें हम 30 नंबर पे रहे थे और आरएलडी 5वें नंबर पे थी, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। तो ऐसा नहीं कि हमें क्षमता नहीं है, हमने अपने दम पे लड़ाई लड़ी। और मैंने पिछले 5 साल में कोई ऐसा पिछड़ों का, दलितों को ऐसा मामला नहीं रहा, सीएनपी अनाथ मुसलमानों का ऐसा मामला रहा, ईसाइयों का, जैन बौद्ध सिख पारसियों का मामला नहीं जिसमें मैं ना लड़ा हूं, चाहे किसानों का मामला रहा हो। मैंने नीट की लड़ाई लड़ी। हम सब लोग जो है पिछड़े वर्ग आयोग के खिलाफ धरना देके बैठे दिल्ली में। मैं पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए गया भोपाल में, जहां गिरफ्तार रहा पूरे दिन। मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को हम लोग लड़े थी। कल मेरी बात जो है ना वो थी 25% दलित समाज के लोगों के सम्मान की।
लोकतंत्र भागीदारी का नाम है। जिसको बहुमत होता है वो सरकार चलाते हैं, वो नीतियां बनाते हैं। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं जरा सा आपको, आपने तो बहुत दिखाया एनडीटीवी के लोगों ने। सब्बीरपुर में 50 दलितों की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। हाथरस का मामला हुआ, मैं जिनको अगरदूत कहा, मैंने इनको बड़ा भाई कहा, उनका वो नहीं गए। तो मैं समझता हूं कि दलितों के हितों की रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप कल की जो बात थी कि अगर आप दलित समाज को 2 सीटों की बात करके बेइज्जत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर बात आप जिस तरह की बात आपने कही अपनी पीसी में भैया कि भाई जब उनको कोई कॉल आई तो अब बात अगर स्वाभिमान सम्मान की है, तो मैं बीजेपी के इतना मुखर हूं उनकी विचारधारा की वजह से, मुझे लोकतंत्र और देश की परवाह है। तो मैंने उनसे कहा अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं फिर ऐलान करता हूं कि आप बड़े भाई हैं, आप कहिए कि चंद्रशेखर मेरे भाई हैं, उनको मुझे उनकी जरूरत है बीजेपी को रोकने के लिए, वो आ जाएं। मैं उनको 1 सीट नहीं दूंगा, लेकिन वो बीजेपी को रोकने मेरी मदद करें। उनके जो मुद्दे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन, मुसलमानों के लिए 18% आरक्षण की घोषणा आपने की थी, जातिगत जनगणना और जो तमाम इश्यूज है, बैकलॉग, नौजवानों के लिए रोजगार जिनके लिए हम लड़ते रहे, इन पे वो मुझे कहते कि ये मैं करूंगा, भरोसा करो। तो मैं सहमत हूं, मैं आज भी सहमत हूं। बीजेपी को रोकने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बात स्वाभिमान सम्मान की, इससे मैं समझौता नहीं बना, मैंने पहले किया ना आगे कर पाऊंगा। 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव पे हम सहमत थे। उसी प्रस्ताव को लेकर मैं वहां गया था और उन्होंने जब समय दिया मैं तभी गया था, उन्होंने बुलाया तब मैं गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सत्ता के सुख के लिए वहां नहीं गया था। वो तो मुझे ऑफर कर रहे थे विधायक और मंत्री बनाने का, उसको मैंने त्याग दिया क्योंकि दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और जब उन्होंने ये बात कही कि भाई हम पे सीट नहीं है, मीडिया के सामने आके हम तो 2 सीट इसलिए देते हमारे गठबंधन में जगह नहीं है, तो ही तो मैंने ये बात कही कि अगर आप मेरे चरित्र की बात करेंगे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम साहब का चेला जो है ना, तो ये कहूंगा कि बात सम्मान के लिए तो फिर आप ये कहिए ना कि जो पिछली बार आपसे गलतियां हुई थी आप उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपने डिमोशन किए इतने अधिकारी कर्मचारियों को, मुझे भी तो तकलीफ है ना। मुझे लग रहा है कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं है तो शायद हमारे मुद्दों पर, तो जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हम सब मिलकर उनको सम्मान दे रहे हैं, तो क्या वो दलितों की आम राय उनकी ये है? तो मुझे इस बात से तकलीफ थी, मैंने अपनी बात कह दी। मैं आज भी उनके लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं और मैं समझता हूं सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। हम में दम है। मैंने उनको 48 घंटे दिए थे, मैं कल 10 बजे तक उनका इंतजार करूंगा। 12 बजे के बाद मैं पीसी करके बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। हमारी तैयारी पूरी। अगर यही बात उन्होंने 2 महीने पहले कही होती तो मेरा आज का जो नजरिया कुछ और होता। बाकी रही बात सम्मान की, तो मैं समझता हूं कि मैं इसलिए तकलीफ में हूं क्योंकि मुझे इस प्रदेश की और देश की परवाह है। हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, ये सरकार बेच रही है, और जो भी गठबंधन का फैसला है वो कोर कमेटी लेगी। मैं तो अभी जो मुझे इजाजत दिया गया मैं उसका काम कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया था, मैंने अपनी राय भी रखी थी कि जो बटा विपक्ष है उसको इकट्ठा किया जाए, और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे लीडरशिप का आदेश आएगा मैं उसको मानूंगा। मैं भी आजाद समाज पार्टी बीमारी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन दलितों के सम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो हाथरस में अपनी बहन को जो है ना रात को 2 बजे जलता हुआ देखा है, और नेता अपने घरों में थे। और भारतीय संविधान की विरोधी जो है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं, जो इस देश को बेच के इस देश को खोखला कर चुकी है पार्टी। अगर आप ये कहते हैं सीटों के हिसाब से, तो मैंने उनको देखा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों के हक लूटे गए, पिछड़ों के हक लूटे गए, और फिर बाद में मुख्यमंत्री ने माना भी 800 की लिस्ट जारी की, तो वो लोग जिन्होंने किसानों को न्याय नहीं दिया, 500, 750 किसानों की शहीदगी पे जो चुप रहे, उस पार्टी से वो अपने चुनावी गुलाम तैयार कर रही है। वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। और जो लोग 4.5 साल वहां रह के आए हैं, वो क्यों आए, क्या नहीं आए, क्या कह गया, ये उनका मैं नेता नहीं, मैं तो समाज का कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे हमारी लड़ाई अपने कंधों पर लड़नी है, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। कल 12 बजे के बाद जो है ना, मैं दिखाऊंगा कि दलितों में कितना दम है, और दलित अपने दम से अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। और मैं सिर्फ दलितों की इसलिए बात कर रहा हूं कि प्रतित्व की बात थी, वरना मैं 85% बहुजन समाज के लोगों की बात करता हूं। कभी मैंने मुस्लिम भाइयों की, सिख भाइयों की, बौद्धिस्ट भाइयों की, ईसाई भाइयों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, पसमानदाओं की, कभी किसी लड़ाई में मैंने अकेला नहीं छोड़ा, चाहे आदिवासियों का मामला हो। कल कुछ अच्छा बन जाता, हम लोग साथ हो जाते हैं, फिर भी दलितों का हनन होगा, तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के आज़ाद समाज पार्टी द्वारा पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कही गई बातें जो इन दिनों सुर्खियों में है। अपने पूरे इंटरव्यू में चंद्रशेखर लोकतंत्र के संरक्षण की बात करते हुए बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव में खड़े हैं, ये सब कहते हैं। तो चलते सीधा रुख करते हैं हमारे
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय कुमार आनंद जी। अजय जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। अजय जी, हमें सबसे पहले बताइए कि क्या चुनावी अभी रणनीति है आजाद समाज पार्टी की, अगर उत्तर प्रदेश के खेमे से देखें तो? देखिए सर, चुनावी रणनीति क्या है ना, चुनावी रणनीति जो हमारी पिछले लगभग जो है 6 साल से चल रही है। भीम आर्मी प्रमुख जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है पिछले 5 सालों से जो समाज के लिए जो कार्य किया है उन्होंने, वो समाज भुला नहीं सकता इतनी जल्दी, क्योंकि वो हर समय पे हर जगह जहाँ जहाँ दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मुस्लिम को सताया गया है, दबाया गया है, वहाँ पे वो पहुँचकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इस देश में अगर कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो वो जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ने वाले हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी ना होते तो आज जो है प्रदेश में जो ये प्रदेश की जो सरकार है, जो इसने जो है समाज के दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मुस्लिम को जो ठगने का, जो छलने का और जो उनका उत्पीड़न करने का काम किया है, अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ना होते तो ये शायद जो है जो उत्पीड़न होता है दुगना होता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब लोग तो कहते हैं कि हम पिछड़े कि मैं हिमायती हूँ, पार्टियाँ कहती हैं मैं हिमायती हूँ पिछड़े जो है समाज की, लेकिन पिछड़े समाज में देखा जाए तो अभी जो है इको गार्डन लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में बैठे जो है हजारों जो है अभ्यर्थी जो है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं गया। अगर लड़ाई लड़ने के लिए कोई गया है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 6 सितंबर को उन्होंने आंदोलन करके सरकार को बता दिया कि अगर कोई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में राजनीति में तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और वो उन्होंने ये कहा कि हम आपको न्याय दिला के ही जो है दम लेंगे और नहीं सरकार की नाक में दम कर देंगे। और हमारे सभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, लेकिन जिस तरह से सब मिलके जो है अजय कुमार जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। अजय कुमार जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर चुनावी समीकरण की बात चल रही थी पिछले 6 महीने से, तो ये बातें तब सामने क्यों नहीं आई, और अभी अचानक चुनाव के समय में अगर बात की जाएगी तो क्यों सामने साफ नहीं आ रही? अजय जी, अगर हम बात की जाएगी चुनाव की तो ये बातें 6 महीने से चलते आ रही है। ये खुद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि 6 महीने से बातें चलते आ रही है, लेकिन अचानक चुनाव के समय में ये बातें सामने आती है और अचानक चुनावी समीकरण बिगड़ जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 महीने से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से चर्चा चल रही थी चुनाव के गठबंधन को लेके, लेकिन हमें तो ये लगता है कि उनको जो इस समय अभी 1 हफ्ते हुआ है, जो अभी देखा गया है कि उनके पार्टी में कई लोग जो है अन्य पार्टियों से आके मिल गए, तो उनको लगा कि नहीं जो है हमारा जो है गठबंधन कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बिना दलित, शोषित, वंचित समाज को लिए आजाद समाजवादी पार्टी अगर सोच रही है कि हम चुनाव में कामयाब हो जाएंगे तो शायद ये उनकी भूल है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासियों और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ी है, और ये इस समाज के लोग इनको भुला नहीं सकते इतनी जल्दी। अगर उन्होंने सोचा ऐसा कुछ तो वो गलत है। आज अजय जी, अगर बात की जाएगी, ये बात तो सही है कि दलित और पिछड़ों के समर्थन में चंद्रशेखर भाई खड़े हुए हैं, लेकिन लोग कुछ कयास अलग लगा रहे थे कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, वो समर्थन बहुजन समाज पार्टी को करेगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो जो दलित वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगी और इसका लाभ सीधे सीधे जो सपना देख रहे बीजेपी को रोकने के लिए उनको मिलेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी कहा था, एक बार जब बात हुई थी तो मैंने उस समय भी कहा था कि ये बहुजन समाज जो है, ठीक है, ये बहुत सताया हुआ है। आज 70 साल हो गया है, लेकिन इस समाज को अभी उसके हक अधिकार नहीं मिले। ये सरकार ने जो है उनके हक अधिकार छीनने का काम कर रही है
उसके खिलाफ जो है भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमेशा खड़े रहे हैं। 69,000 में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसके अधिकार छीनने का काम किया है। और जातीय जनगणना जो थी, जातीय जनगणना में भी जो है हम लोगों ने जो है इसकी मांग की कि भाई इस समाज में जो ओबीसी के लोग हैं उनका कम से कम उनका शैक्षिक और उनका सामाजिक और राजनीतिक जो उनका दायरा है वो तो मालूम होना चाहिए समाज को। दूसरी बात और है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है इन्होंने जो है सरकार ने उनके पूरा आरक्षण छीनने का काम किया है। जहां 27% आरक्षण मिलना चाहिए था वहां मात्र 4% आरक्षण देके इनको जो है ठगने का पूरा काम किया है। एससी समाज के भी जो है जहां 21% आरक्षण होता वहां पे मात्र 16% आरक्षण देके इन्होंने समाज के लोगों को छलने काम किया। और बात करते हैं कि हम एससी ओबीसी समाज को मैं हिमायती हूँ। कहाँ से हिमायती हो गए भाई? आप बताइए कैसे हिमायती हो गए? जब आपने उनका आरक्षण छीनने का काम किया तो आपने कैसे हिमायती अपने कह दिया? ये सरासर अन्याय है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अजय जी अगर बात की जाएगी तो अगर बात की जाएगी तो आजाद समाज पार्टी अभी क्या रणनीति अपनाने वाली है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये पहले खुलासा किया था कि हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारे सभी 403 सीटों पे सभी प्रत्याशी उतरेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि इस अगर देश में और प्रदेश में अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम किया है तो वो चंद्रशेखर भाई ने किया है लड़ाई लड़ने का काम। इसलिए वो सीना ठोक के कहते हैं कि अगर हम जो है चुनाव लड़ेंगे तो पूरे 403 सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन जब गठबंधन की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो गठबंधन जो तय करेगा हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब ये गठबंधन अगर नहीं होता है, अभी तो जो बातें हो रही हैं वो चल रही हैं, अगर नहीं होता है गठबंधन तो 403 सीटों पे उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ा जाएगा। और सभी सीटों पर हमारे प्रत्याशी तैयार हैं, क्योंकि हर विधानसभा में जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है काफ़ी जो है उत्साहित दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ, इस बार हम चंद्रशेखर भाई को हम इस 2022 के चुनाव में उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और हमें भी पूरा विश्वास है कि हाँ, हमारे युवा जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हैं, वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है बूथ पे जाके और गांव जाके पाँव जाके, जैसे कि जो है बहुजन साइकिल यात्रा निकाली गई थी गांव में, उसी आधार पे जो है गांव जाके पाँव जाकर जो है बहुजन समाज के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि अगर आपका हिमायती कोई है तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और ये जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है ये आपके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है और आपको जो है आपके आरक्षण को छीनने का, आपके अधिकार को छीनने का काम कर रही है। इसलिए जो है हम जो है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के हम सभी समाज के बहुजन समाज के लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार आनंद जी, जो हमसे लखनऊ में जुड़े हुए थे। आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और लखनऊ में हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अभी सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता अनिल सोले जी, जो मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, हमें बताइए कि आखिर ये जो मसला जो उत्पन्न हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? अनिल जी। जी सर, मेरे साथ में यहाँ पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय मेड़े जी और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष सुनील लागी जी। सर, मैं भीम आर्मी से क्या जानना चाहूँगे, अध्यक्ष में साथ में है सर। जी हेलो जी हेलो, हाँ, क्या भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय मेड़े जी मेरे साथ में है और बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर, जो भीम आर्मी भी बुरहानपुर में सक्रिय भूमिका में यहाँ पे काम कर रही है। क्या अब चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी? जैसा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वर्तमान में, पूर्व में संस्थापक हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विनय रतन जी हैं। विनय रतन जी का इस प्रकार की कोई अपील या आह्वान नहीं आया है। फिर भी मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर भाई ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से परिचर्चा की है
परिचर्चा में उनको 2 दिन का समय दिया है, जो कि कल का समय बीत चुका है। आज पूरा जो है 24 घंटे का समय है। और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी ये कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक स्वाद चखने का उद्देश्य नहीं है। यह लड़ाई SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के आत्मसम्मान और गौरव की बात है। हमको आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के अभिमत में हमको यह संज्ञान में आया कि उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति विधायक बनना या मंत्री बनना यह उद्देश्य नहीं है। उनका यह कहना है कि 85 और 15% की लड़ाई है, उसी दिशा में हमको काम करना है। अकेले जी को उन्होंने बताया है कि कोर कमेटी की अभी राय लेना बाकी है और अभी आज का 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा जो भी ओपिनियन दिया जाएगा उसका पूरा दलित समाज, OBC समाज, माइनॉरिटी के लोग और भीम आर्मी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी उसका पालन करेंगे और उसका निर्वाह करेंगे। सर और को जानना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2 दिन का समय दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी को। राजनीतिक अखाड़े में अगर बात की जाएगी, यूपी के राजनीतिक अखाड़े में अगर बात की जाएगी तो एक तरफ अगर लेकर चला जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं तो एक बहुत सशक्त बहुजनों की एक पार्टी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। लेकिन अगर बात की जाएगी, अभी SP भी समर्थन नहीं दे रही है, तो एकला चलो रे कहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद लेकर जा पाएंगे और कितनी सीटों पर ये दावेदारी करते हैं चुनाव जीत कर आने की, ये पूछिए। जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि चंद्रशेखर जी बहुजन समाज पार्टी के साथ में जाएंगे, लेकिन समाज पार्टी भी अब चंद्रशेखर जी को साथ नहीं दे रही है, तो कितनी सीटें आप कहाँ तक और एकला चलो की नीति कहाँ तक चल पाएगी? यह कहना भी ठीक नहीं रहेगा कि चंद्रशेखर भाई ने कोई उचित निर्णय अभी लिया है किसी भी पार्टी दल के गठबंधन को लेकर। और यह लड़ाई कोई बुआ बबुआ को जिताओ अभियान नहीं है। यह लड़ाई है सभी दलित समाज के आत्मसम्मान की। और आदरणीय चंद्रशेखर भाई हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय काशीराम जी के आइडियोलॉजी को बिल्कुल सुस्थापित करने के लिए कदम ताल अपना प्रयास कर रहे हैं। और पूरा बहुजन समाज आज चंद्रशेखर भाई के पीछे है और मुझे विश्वास है कि चंद्रशेखर भाई का मनोबल हम गिरने नहीं देंगे और कोर कमेटी और चंद्रशेखर भाई जो भी निर्णय लेंगे उसका ससम्मान स्वागत करेंगे। जी सर, हमारे साथ में आप बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सर, उनसे मैं जानना चाहूँगा सर क्या कहना चाहोगे? जी हेलो। हाँ सर, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील नायके जी, क्या जानना चाह रहा हूँ सर जी, क्या लगता है कि BSP को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर चंद्रशेखर उनके साथ नहीं गए तो? ये बताइए कि अगर चंद्रशेखर जी अगर बहुजन समाज पार्टी को साथ नहीं दे रहे हैं तो BSP को कुछ नुकसान कितना हो सकता है? देखिए क्या है कि बहुजन समाज पार्टी जो है शुरू से ही महापुरुषों के आंदोलन को लेकर, महापुरुषों के विचारों को लेकर और सर्व समाज को लेकर बहुजन समाज पार्टी वहाँ अपना एक मजबूत पाया, मजबूत अपनी ताकत बनाकर वहाँ पे सर्वजन के सम्मान में आज उत्तर प्रदेश का जितना भी सारा समाज है वो सारा बहन जी को इस बार 2007 के जैसे जो रिज़ल्ट आया था उससे भी अधिक संख्या में बहन जी को वहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना देखना चाहते हैं। सर ये बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जिस प्रकार 2007 में जो समर्थन मिला था उसी प्रकार इस प्रकार 2022 में समर्थन मिलेगा। समर्थन तो तभी मिल सकता था या फिर मिल सकता है कि एक साथ एक मंच के नीचे सारे बहुजन जो पार्टियां अगर चुनाव लड़े, उनको ये पूछिए कि बहुजन समाज पार्टी के तरफ से ये कवायद क्यों नहीं की गई कि चंद्रशेखर को आज़ाद को मना लेते थे और ASP को साथ में लेकर चुनाव लड़ते, तो समीकरण कुछ और आंकड़े कुछ बताता था अगर चुनावी जीत की अगर बात होती तो। जी सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद अकेले चल रहे थे, क्या उनको मनाने का प्रयास बहुजन समाज पार्टी ने क्यों नहीं किया? नहीं, जहाँ तक जो बात है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सारे समाज को लेकर चलने का काम करती है। जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने वहाँ पर जो हालात पैदा किए हैं और समाजवादी पार्टी के खेमे में जाकर उनसे
सीटों की उनको जाने से क्यों नहीं मांग की रोका गई है। आपने? जिस अगर तरीके से वो अखिलेश जा भाई रहे ने थे तो उनको जाने उनको- क्यों दिया? ये क्या बहुजन समाज पार्टी की अखिलेश भाई ने उनको उत्तरदायित्व नहीं था? उनको जाने से क्यों नहीं रोका? क्या बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी रोकने का? जी देखिए, क्या है कि इस प्रकार के जो बातें हैं, बहुजन समाज पार्टी अपने हित अधिकारों की लड़ाई लड़ती है और इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब का नाम और घनश्याम साहब का नाम लेकर जो चलते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां क्या सेकने का काम करते बीएसपी हैं। चंद्रशेखर को इस अपना नहीं प्रकार से मानती या फिर बहुजन समाज बाबा साहब पार्टी के की विचारों नीति पर और चलने वाली पार्टी नहीं अलग मानती? है और इस देश में आज क्या बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर को अपना नहीं मानती? क्या वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर नहीं चल रहा है? जी देखिए, ये कहना तो अभी उचित नहीं है, क्योंकि क्या है कि चंद्रशेखर भाई का वो अपना एक मैनिफेस्टो है, उनके अपना एक विचार है। इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी, अगर बहुजन समाज पार्टी देश में 85% बहुजन समाज को अगर जगाने का नहीं काम करती तो यहाँ इस देश में चंद्रशेखर भाई का बहुत सारे लोग जो है यहाँ अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी जो अभी मांगने के लिए जा रहे हैं, उनको शायद मुझे अभी एक याद आया कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक ऐसा ही समझौता हुआ था। आरपीआई के कुछ नेताओं ने वहाँ पर युती झाली ऐसे शब्दों से एक सीट पर उन्होंने अभी वहाँ फिलहाल पर जो है महाराष्ट्र कि की राजनीति पर अपना, बात नहीं हो रही, यूपी की राजनीति पर बात हो रही है। आजाद समर्थकों से बात कराइए कि आखिर उनका क्या कहना है कि जिस तरह से बीएसपी ने अभी कहा है। महाराष्ट्र में जी सर, ये बताइए कि जिस प्रकार अभी बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि कि एक सीट को लेकर या 2 सीट को लेकर, इस पर आपके क्या विचार है? जैसा कि आदरणीय चंद्रशेखर भाई जो कि महापुरुषों की आइडियोलॉजी को सब देश के अंदर फैलाने का, प्रसार करने का काम कर रहे हैं और मायावती जी, बहन मायावती जी को भी उन्होंने अपने भीम आर्मी के तत्वाधान में कई अवसरों पर मिलने का प्रयास किया, कई लेटर भी लिखे, परंतु बहन मायावती जी ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए चंद्रशेखर भाई हमारे बहन मायावती जी के विचारों से कहीं ना कहीं आहत है और वो उन्होंने हर संभव प्रयास किया, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से भी बहन मायावती जी को मनाने का प्रयास किया गया और चंद्रशेखर भाई की सर, इनका कहने का मतलब ये आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बहन जी से मिलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहन जी ने ही रिस्पॉन्स नहीं दिया। अनिल जी, दोनों से पूछिए, दोनों से सवाल पूछिए, क्या अहंकार के कारण यूपी की सत्ता गंवाना क्या एक बहुत बड़ी बात होगी या फिर बहुत गलत बात होगी यूपी के चुनाव के नतीजों से? ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी दोनों नेताओं से मैं जानना चाहूँगा, क्या अहंकार के कारण आप सत्ता गंवाना चाहते हो? जिस तरीके से चंद्रशेखर जी अखिलेश यादव के यहाँ 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं और बता ये रहे हैं कि हमने बहन जी को लेटर दिया था, लेकिन किसी प्रकार से कोई लेटर नहीं मिला। और इस प्रकार से अगर चंद्रशेखर भाई अखिलेश यादव जी के चौखट पर जाकर उनसे टिकट की मांग करते हैं, उनसे सीटों की मांग करते हैं, इसी तरह अगर बहन जी के पास जाकर वो अगर इस तरह से अगर बात रखते तो ज़रूर बहन जी इस बात को मान लेती। क्या अहंकार कारण ऐसा नहीं लगता कि यूपी की जो सत्ता है वो गंवा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का खुले तौर पे एक प्रॉमिस है अपने दलित बहुजन समाज से कि वह बीजेपी को किसी भी सूरत में मैदान से हटाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए बहन मायावती जी से गठबंधन करना पड़े या मतों का विभाजन होगा तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे? परिस्थितियों में अभी समय, जिस प्रकार मतों का विभाजन होगा उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार चुनौती दे पाओगे? अभी तो राजनीतिक समीकरण है, इसमें बहुजन शुभचिंतकों को और चिंतकों को यह विचार करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, परंतु उस स्लोगन को कहीं ना कहीं भुनाने का काम किया जा रहा है, उसको एक साथ जाते थे तो कुछ और बात बन सकती थी, जबकि भारत के आंकड़े हैं कि SC/ST OBC। तो अगर एक साथ जाते तो कुछ तो बात बनती। अब मैं फिर से वही अपनी बात को दोहराऊंगा कि अभी भाई आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सर्वमान्य निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कोर कमेटी
की बात पर और अपने आपको लगता है कि बीएसपी के साथ जो जाना 2 दिन का चाहिए? वक्त दिया था उसमें 1 दिन तो बीत चुका है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहिए? अब बहुजनों के हितों की रक्षा के लिए जो भी आपको हित क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि जो समाज में मैदान में जो लड़ाई लड़ता है उनके साथ में सभी समाज को जाना चाहिए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हो, बीएसपी से पूछिए अखिलेश कि यादव जी हो अगर या अखिलेश बहन मायावती। अगर आजाद जी आते हैं तो क्या उसका सम्मान किया जाएगा? ये बताइए कि अगर आजाद जी अगर आपके आते तो क्या उनको सम्मान दिया जाएगा? जी बात यह है कि जिस तरीके से अखिलेश जी के साथ में उनका 1-2 सीटों का जो तालमेल हुआ था, इस तरीके से ये तालमेल अगर नहीं बना उनका, और इस आधार पे कि मीडिया के माध्यम से लोगों को ये बताना कि हम दलितों के हितैषी है और हम दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हम अखिलेश जी से सीटों की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने हमारी बात को नकार दिया। और इस तरह का जो माहौल बना है, आज पूरे देश के अंदर पूरे दलित समाज के लोगों का अपमान हुआ है और दलित समाज के लोगों को शर्मसार होना पड़ा है। सर मेरे साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है जो इस मुद्दे पर अपनी बात इनसे जानना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद जी और बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से हम अहंकार को लेकर दोनों में जो है, क्या इससे कितना नुकसान और कितनी हानि होगी? मैं समझता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी, आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भी जो SC ST OBC में जो दल है, जितने भी संगठन हैं, अभी समय के हिसाब से इन लोगों को साथ में आकर के एक होकर के जो है वो दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए, ताकि समाज का जो अहित हो रहा है, समाज का जो नुकसान हो रहा है, समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो नहीं हो पाता। लेकिन जब अलग अलग होकर के हम लड़ते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि दुश्मन इसका फ़ायदा उठाता है। हाँ सर, कुछ जानना चाहूँगे? और सर तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। ये थे हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से अनिल सोले जी, जो हमसे रूबरू हो रहे थे। आज हमने बताया मुद्दे की बात में कि लखनऊ में जिस तरह से ASP आज़ाद समाज पार्टी के जो जिला प्रमुख है अजय कुमार आनंद जी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से जो थे अनिल सोले जी जो थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे सीधे सीधे संवाद साधा। तो इसमें सारी बातें ये आती है कि बहुजनों के जो वोट है, जो वोट बैंक है, आखिर उसका विभाजन कब तक होगा। हर बार हम कहते हैं कि बहुजनों की सत्ता काबिज़ोश बहुजनों की सत्ता है, लेकिन यूपी की राजनीति कुछ और कहती है। इस बार अगर बात की जाएगी इन दिनों की, तो जिस तरह से बाबा साहब के और काशीराम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और अलग अलग दलों में वोट मांगे जा रहे हैं, तो हमारा जनता से भी यही आह्वान है कि इन लोगों को भी, इन नेताओं को भी थोड़ा बहुत समझाए और इन लोगों तक जाए। और जिस तरह से जो बहुजन समाज की वोट बैंक की बात की जा रही है, जो बहुजन समाज के नाम पर की जा रही है, वो एक मंच के नीचे अगर आते हैं और एक पार्टी के तहत अगर बहुजन समाज अगर चुनाव लड़ता है तो बहुत ही आसान होगा वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मतलब देश के सबसे बड़े राज्य में बहुजनों की सत्ता स्थापित करने के लिए। वो BSP हो सकती है, वो समाजवादी पार्टी हो सकती है, वो अन्य कोई और दल होते, लेकिन हमेशा अगर बात की जाएगी तो बहुजन समाज के जो वोट बैंक है उन्हें कहीं ना कहीं बिखराव की बात आती है। चुनाव के सामने ऐसे कई मुद्दे उजागर किए जाते हैं और तोड़ा जाता है, जिसके कारण हम सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। और यही मुद्दा था हमारा कि आखिर जो कि चंद्रशेखर आज़ाद है, वो जो कि आज़ाद समाज पार्टी से अभी चुनाव लड़ने वाले, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। तो मुद्दे की बात में बने रही हमारे साथ, कल और फिर नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश की राजधानी का वो सच जो मात्र सत्ता के लिए दांवपेच करना जानता है, और ऐसी राजनीति से हर किसी को परहेज करना चाहिए। इस देश की 80% जनता इतना भी सोच नहीं पाती है जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहाँ तक जायज है। देश में महिलाओं के लिए कितने भी कानून बने हैं, लेकिन क्या महिला अत्याचार कम हुआ है, ये भी एक सवाल है। बेरोजगारी का सवाल जस का तस है, कोई सत्ताधारी राजनेता क्यों नहीं सवाल उठाता। धर्म के नाम पर आखिर कब तक देश फैलाने का गोरखधंधा चलता रहेगा।